नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुयाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 4 सत्ता के समकालीन केंद्र। और आज है उसका लेक्चर नंबर भी 4। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे आसियान की। किसकी बात करेंगे? आसियान की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बच्चा बाटी, हम लोग जो इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि सत्ता के समकालीन केंद्र, कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। हमने ये देखा है कि अब पूरे विश्व में जो वर्चस्व है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला अमेरिका का है। और अमेरिका के उस वर्चस्व को, अमेरिका के उस दबदबे को, अमेरिका की ताकत को हम लोग चैलेंज करना चाहते हैं। और चैलेंज करने के लिए, चुनौती करने के लिए उसके बराबर की टक्कर का कोई तो होना चाहिए। अकेले का दबदबा रहेगा तो वो क्या करेगा? पूरे दुनिया पर अपना राज जमाएगा। ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसको चैलेंज करने के लिए कुछ हम अलग अलग जो केंद्र है, जो अलग अलग ताकतवर संगठन है, देश है, उनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। हमने एक यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लिया है। और आज जो दूसरा हमारा मुख्य एक टॉपिक रहेगा वो आसियान का रहेगा। आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसको समझने से पहले एक बात ये देखिए कि यूरोपीय संघ जो है, यूरोपियन यूनियन है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर सकता है, अमेरिका को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। एक बच्चे ने मुझसे लास्ट जो वीडियो था उस पर एक सवाल पूछा कि सर समुदाय में और संघ में क्या अंतर है? ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था कि पहले जो यूरोपीय संघ था वो यूरोपीय समुदाय था, और फिर मास्ट्रिक्ट की ट्रीटी होने के बाद, मास्ट्रिक्ट की संधि होने के बाद 1992 में यूरोपीय संघ बन गया। सर इस समुदाय और संघ में क्या अंतर है? और बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, देखो समुदाय या संघ में, देखो बेटा, वैसे अगर आप जनरली बात करते हो तो समुदाय तो क्या होता है? पर्टिकुलर कुछ लोगों का ग्रुप है, उसको हम समुदाय कह लेते हैं। भाई ये एक समुदाय, ये समुदाय, ये समुदाय। संघ कहीं ना कहीं सबको एक रूप में दर्शाता है, एकता का दर्शाव देता है। परंतु बाकी अगर आप यूरोपियन संघ के से रिलेटेड पूछ रहे हो कि सर वहां पे पहले यूरोपीय समुदाय शब्द यूज करा जाता था और अब यूरोपीय संघ यूज करा जाता है, तो इन दोनों में कोई अंतर है? अंतर नहीं है। शुरुआत में यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय कम्युनिटी उन्होंने लगा लिया कि हाँ भाई सब हम एक हैं, यूरोपीय कम्युनिटी। और फिर बाद में 1992 में जाकर के उन्होंने पार्टिकुलरली एक फिक्स अपना नाम दे दिया कि साहब हम यूरोपीय संघ है। तो अगर यूरोप के पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हैं, यूरोपियन संघ के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, तो समुदाय या संघ में कोई बड़ा अंतर नहीं है। परंतु आज जो उसका नाम है वो यूरोपीय संघ है, इसलिए आपको यूरोपीय संघ ही लिखना पड़ेगा। पहले वो यूरोपीय समुदाय कहते थे तो यूरोपीय समुदाय मानते थे, पर अब यूरोपीय संघ कहते हैं तो यूरोपीय संघ मानते हैं। पर इसलिए पूछ लिया जाए कि क्या नाम है तो यूरोपीय संघ ही बताना है। अब आ जाइए, अब आज हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं, ASEAN। तो इसकी जो इंग्लिश में फुल फॉर्म है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है आसियान की? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आसियान की फुल फॉर्म इंग्लिश में है, इसी के नाम पर आसियान पड़ा हुआ है। बाकी हिंदी में बोलते जब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश? देखो सबसे पहले तो आप देखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा है? ये पूरा एशिया है, और इधर में ये जो हिस्सा है ये पूरा दक्षिण में आ जाता है, और दक्षिण पूर्व में ये वाला हिस्सा है। ये जो पूरा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये किसमें है? दक्षिण पूर्व में है। कहां पर है? दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट में है। जैसे कि मैं कहूं ये पूरा एशिया है, तो एशिया का मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, पश्चिम और पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व, इधर वाला जो इलाका है, इसके जो ग्रुप है उन्होंने ये संगठन बनाया है आसियान। इसमें कौन कौन है? ब्रुनेई है, म्यांमार है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। ये 10 देशों का संगठन है। कितने देशों का संगठन है? 10 देशों का संगठन है। यूरोपीय संघ कितने देशों का संगठन था? यूरोपीय देश कितने देशों का संगठन था बच्चों? यूरोपीय देश जो संगठन था वो कितने का था? 27 देशों का, 27 कंट्रीज का था। ओके, 27 कंट्रीज का था। तो चलिए आइए इस आसियान के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग।
आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए? तो अब आपके ख्याल से एशिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए? देखिए, अब दक्षिण क्षेत्र में आना मतलब दक्षिण में तो ये पूरा है, जैसे मान लीजिए पूरा एशिया, तो ये पूरा दक्षिण में है, ठीक है। भारत भी दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर दक्षिण पूर्व एशिया की बात जब कर रहे हैं तो तब ये देश आते हैं, ठीक है। दक्षिण में भी और दक्षिण में भी पूर्व दिशा की तरफ है, मतलब इस वाले ब्लॉक में वो आ रहा है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो ये सारे जो देश यहां पर दर्शाए गए वो दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई है। देखिए, अब यहां पर समझिएगा कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन क्यों बन रहा है? यूरोपियन यूनियन इसलिए बन रहा है, वो ये सोचते हैं कि भैया अब तक हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक क्या हुआ, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक देश दूसरे को मारता रहा, उसका नुकसान करता रहा, वो उस पर बम फेंकता रहा, हम उस पर बम फेंकते रहे, इस प्रकार से एक दूसरे का हम लोग नुकसान करते रहे। तो क्या अब भी हमें ये नुकसान जारी रखना है या एक साथ मिलकर के सभी देशों का विकास करना है? तो उन्होंने बोला सभी देशों का विकास करना है। तो यूरोप वाले तो क्या खुद युद्धों में लड़ लड़ करके बर्बाद हुए थे, परंतु ये जो देश है दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, इनको तो युद्धों के दौरान और युद्धों से पहले और उसके बाद उपनिवेशवाद ने इन यूरोप के देशों ने गुलाम बना बना करके क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो इन सभी देशों ने दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान, मतलब दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी और वो जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भी, एशिया का हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। मतलब यहां पर कभी फ्रेंच जो है राज कर रहे हैं, कभी डच है, नीदरलैंड वाले हैं वो लोग राज कर रहे हैं, कभी जापान यहां पे अटैक कर करके राज कर रहा है, ठीक है। तो यूरोप और जापानी जो उपनिवेशवाद का है उसका शिकार होता है और काफी राजनीतिक और आर्थिक कीमत इनको चुकानी पड़ती है। यहां पर देखिए, जब आप है ना वियतनाम की कहानी पढ़ेंगे, ये रहा वियतनाम, ये जो मैंने रेड रेड में करा है ये वियतनाम देश है बेटा। ये वियतनाम की जब आप कहानी पढ़ोगे मतलब बहुत खतरनाक कहानी है बच्चे, बहुत ही खतरनाक कहानी है। और कहीं पर भी अगर आपको नहीं मिले ना तो ये क्या है, क्लास 10th में अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हो अगर कोई, तो उन्होंने जरूर पढ़ी होगी। क्लास 10th में बिहार बोर्ड में एक चैप्टर था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में ये पढ़ाया जाता है। तो वियतनाम की, कंबोडिया, लाओस की इनकी कहानी पढ़ोगे ना, सच में बहुत चौंकाने वाली कहानी है। ये कंबोडिया है नीचे, ये ऊपर जो है इसके पास में ये लाओस है, ठीक है। इधर थाईलैंड आ जाएगा, ये म्यांमार, बर्मा आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रुनेई आ गया, ठीक है, ब्रुनेई ऊपर वाला है। फिर ये मलेशिया का भाग है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस प्रकार से। तो यहाँ के देशों की अगर आप कहानी पढ़ोगे तो बहुत स्ट्रगलिंग वाली कहानी रही है। विश्व युद्ध के दौरान भी काफी नुकसान सहा है। यूरोप और जापान की लड़ाइयों के चक्कर में उपनिवेशवाद, गुलामी का भी काफी दुख इन्होंने सहा है। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जैसे युद्ध समाप्त हुए और उसके बावजूद भी क्या है, यहाँ पर उपनिवेशवाद की जो लड़ाइयां हैं वो चल रही हैं। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब भी ये आज़ाद होते हैं, उस आज़ादी के बाद इनको भी क्या महसूस करना पड़ता है कि साहब हमें राष्ट्र निर्माण करना है। जैसे हम लोगों ने जो हमारा पहला अध्याय पढ़ा स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो राष्ट्र को वापस से खड़ा करना है, राष्ट्र को वापस से क्या है, बनाना है, मजबूत करना है। तो राष्ट्र निर्माण करना, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करना। देखो जितने भी देश इन उपनिवेशवादों से आजाद हुए हैं, उनके सामने सुपर पावर बनने से पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये जो अंग्रेज आए, ये जितने भी यूरोप देश के लोग यहाँ पर आए अलग अलग देशों से, उन देशों ने आकर करके हमारे देश की जो सारी की सारी समृद्धि थी उसको बर्बाद करके रख दिया। सारा धन दौलत अपने यूरोप में लेकर और यूरोप का विकास कर लिया। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं और गरीबी रेखा पर आ चुके हैं। तो इस गरीबी को दूर करना, इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना कहीं ना कहीं इन देशों के लिए भी सबसे पहले चुनौती थी। तो ऐसी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा है। तो मतलब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद और उससे पहले काफी समय तक तो इन्होंने उपनिवेशवाद का जो दुख है वो झेला है। उपनिवेशवाद से जिस प्रकार से आजाद हुए तो उसके बाद देखा कि साहब राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र को फिर से खड़ा करना है, आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी जैसी जो समस्या है, इन समस्याओं को दूर करना है। ऐसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा है। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा है। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। तो शीत युद्ध के दौर में, ठीक है, जब शीत युद्ध का टाइम चल रहा है, मतलब 1945 से 1991 तक, 1945 से 1991 तक। बच्चों मैं आपको बता देता हूं शीत युद्ध का दौर का जो चैप्टर 1 था
वो एनसीईआरटी ने हटा दिया है 2023-24 के लिए, परंतु दो दुर्व्ययता का अंत जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा है उसको पढ़ने के लिए चैप्टर 1 शीत युद्ध को जानना बड़ा जरूरी है। और शीत युद्ध एक बड़ी घटना विश्व की घटनाओं में से रही है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हमें जानना है चाहिए तो शीत युद्ध को जानना चाहिए। और इसलिए जो शीत युद्ध का अध्याय 1 है उसका मैंने वन शॉट बना रखा है, बना दिया है। तो किस किस बच्चों ने देख लिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर उसको देखे बेटा, उसको देखे, सीखने के नजरिए से देखे, आगे के चैप्टर्स को अच्छे से समझने के नजरिए से देखे, वो देखना जरूरी है, कंपलसरी आप लोगों के लिए, जरूर देखिएगा। तो जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध का टाइम चल रहा था, तो आप सभी को पता है कि पूरा विश्व दो भागों में बढ़ चुका था, एक अमेरिका की तरफ है और एक सोवियत संघ या यूएसएसआर की तरफ। तो दोनों महाशक्तियों की तरफ से क्या दबाव आया करता था इन देशों पर कि साहब आप अमेरिका की तरफ जुड़िए, वो लोग नहीं साहब आप सोवियत संघ की तरफ जुड़िए। अमेरिका कहता नहीं लोकतंत्र पूंजीवाद को अपनाइए, वो कहते नहीं समाजवाद और साम्यवाद को अपनाइए। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये एरिया दिखाया है, ये वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन तीनों क्षेत्रों में क्या बेटा, जो वियतनाम है ना, वियतनाम को अगर आप देखेंगे वियतनाम यूं है, ठीक है। अब वियतनाम में उत्तरी और दक्षिणी में आप देखिए, वैसे पूरा जो वियतनाम है वो कट्टर समाजवाद साम्यवाद का सपोर्टर होता है, मतलब कट्टर ये सोवियत संघ के, चीन के सपोर्टर होते हैं। परंतु यहाँ पर भी क्या होता है कि ऊपरी इलाके में तो क्या साम्यवाद का जो शासक होता है वो होता है, और दक्षिणी इलाके में अमेरिका समर्थित पूंजीवादियों का शासक होता है। पर लोग पूरे के पूरे यहाँ पे जो चाहते हैं वो समाजवाद और साम्यवाद को चाहते हैं। तो यहाँ पे भयंकर लड़ाइयाँ होती है, भयंकर युद्ध होता है, ठीक है, और खूब लोगों का नुकसान होता है, खूब नुकसान होता है। यहाँ के एक गांव की घटना बताई जाती है। यहाँ पे गांव में एक ऐसी घटना हुई थी कि जो आर्मी है, जो मिलिट्री है वहाँ की अमेरिका की, उन्होंने यहाँ के लोगों पे खूब अत्याचार करा, बॉम्ब वॉम्ब डाल दिए, पुरुषों को सबको मार दिया, महिलाओं के साथ रेप करा, पूरे के पूरे गांव को जला दिया गया। फिर वहाँ पे एक बुजुर्ग बच जाता है, वो सारी कहानी सुनाता है कि साहब हमारे साथ इतना गलत इन लोगों ने किया है। शायद उस गांव का नाम माइली गांव था, माइली, ठीक है ना, इस प्रकार से गांव था। तो बड़ा मतलब दुख वियतनाम ने इन्होंने सहा है। तो मतलब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बावजूद भी इनको क्या शांति नहीं मिली विचारों को, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान भी मतलब विचारधारा को सपोर्ट करने के चक्कर में क्या है कि ये तो खूब बर्बाद हो गए। अमेरिका ने खूब बॉम्बिंग करी, खूब बॉम्ब गिरे इन लोगों पर, खूब कोशिश करी कि नहीं साहब आप क्या हो, पूंजीवादी बन जाइए। तो किसी एक महाशक्ति के जाने का दबाव इनको झेलना पड़ा। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति में दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था, तो वो संभलने की स्थिति में नहीं था। ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया का जो संगठन है उसका आप लोगो कह सकते हैं, झंडा है एक प्रकार से, ठीक है ना। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। देखिए अब क्या है, अब आप सभी को पता है जो बांडुंग सम्मेलन होता है 1955 में, और उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 से शुरू हो जाता है। ये दो संगठन बनाए गए और ये दोनों संगठन जो है किसके किसके लिए थे, एशिया और अफ्रीका के लिए थे, एशिया और अफ्रीका के लिए थे। और ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो है 5 जो संस्थापक रहे हैं, जो 5 फाउंडिंग फादर्स रहे हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थापना करी, उसमें से एक इंडोनेशिया भी है, और वो इंडोनेशिया जो कि आसियान के भी ग्रुप में है, ठीक है। तो अब ये बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इनसे जुड़ करके क्या है, एशिया में और तीसरी दुनिया तो बन गए कि साहब हम तीसरी दुनिया है, एक दुनिया पूंजीवादियों की, एक दुनिया समाजवादियों की, और एक दुनिया है जो अपने हिसाब से चलेगी। तो तीसरी दुनिया तो बन गई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, पर देशों के एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो पा रहे थे। पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतना सफल नहीं हो पाया इन लोगों के लिए, इनको ऐसा लगा कि साहब गुटनिरपेक्ष इतना सफल नहीं है। क्यों नहीं है, एक तो एकता कायम कराने में, हम जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं हमारे बीच में एकता कायम कराने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन सफल नहीं है, और इसके अलावा सहयोग में मेलजोल कराने में भी क्या है, इतना कारगर साबित नहीं है, इतना ठीक नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक अलग संगठन बना करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को क्या है एक साथ कर करके आगे बढ़ना चाहिए। अब आप एक चीज देखिएगा, ईयू में भारत नहीं है, ठीक है, आसियान में भारत नहीं है। अभी तक देखिए भारत, पहली बात तो भारत खुद पावर है, ठीक है ना, भारत को किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, भारत जहां जुड़ जाए वो ताकतवर हो जाता है, ठीक है। भारत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, खुद एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और बच्चों जैसे कि अब भी हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और आज़ादी का 1 और साल हम लोगों ने मनाया, ठीक है। मैं एक बात आप लोगों को ये कहता हूँ कि
आज़ादी का हम हर साल मनाते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, लड्डू खाने चाहिए, ठीक है ना, और हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, हमारे देश के बारे में पता होना चाहिए, इन चीज़ों की हमें सबको जानकारी होनी चाहिए। परंतु दो बातें मेरी मेन पॉइंट यहाँ पर है। पहली बात तो ये कि हमें 76 वर्ष हमें आज़ाद हुए हुए हो गए, और इन 76 सालों में हमारे देश की सरकारों ने जो मेहनत करी है, जो प्रयास करे हैं, वो सच में सराहनीय है, सच में बहुत काबिल तारीफ है। मैंने जब भी कोई स्वतंत्रता दिवस का मौका आता है, गणतंत्र दिवस का मौका आता है, बहुत से लोग कहते हैं इतना साल आज़ाद हुए हो गया, क्या करा हमारी सरकारों ने, लूटा देश को, ये करा वो नहीं। देखिए वो बात एक अलग पर्सपेक्टिव है, उस पर हो सकता है ऐसा भी हो, पर देखिए काम बहुत करा है, भारत को बहुत आगे लेकर के गए, और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत को आगे लेकर करके जाए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब मध्य रात्रि में स्पीच दी थी, तो याद करिए उस स्पीच को उन्होंने क्या कहा था आज़ादी वाले दिन, कि अब से हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे लेकर के जाए। अब ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है कि हम लोग देश को आगे लेकर करके जाए। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग देश को आगे लेकर के जाए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग देश को आगे लेकर के जाए। आप सरकारों पर मत छोड़िए। और दूसरी चीज ये कि हम हर साल खुद ये नोटिस करें कि यार देश को आजाद हुए 1 साल और हो गया, मैंने पिछले साल में ऐसा क्या करा जिससे कि मेरे देश का नाम आ गया बेटे। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हर छोटे से छोटा योगदान भी बेटा आपका देश को आगे बढ़ाने में लेकर के जा रहा है। आप देश का भविष्य हैं, आप देश का यूथ है, युवा है, मैं भी युवा ही हूं ठीक है। हम देश को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल में ये प्रण ले लो कि हाँ साहब आज 15 अगस्त हो गई, और 15 अगस्त से लेकर के अगली 15 अगस्त तक मैं एक प्रण लेती हूं कि मैं कभी भी सड़क पे कोई कचरा नहीं गिरूंगी, कोई गंदगी मैं मेरी तरफ से नहीं करूंगी, मैं एक सड़क पे यहां तक भी थूकूंगा भी नहीं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है नहीं साहब थूकना ही है, तो मैं कहीं किसी जो ड्रेन है, नाली है, उसके पास में जाऊंगा और वहां जाकर के थूक करके आऊंगा। ये छोटा सा जो आपका प्रण है, ये जो छोटा सा आपका संकल्प है, बड़ी मदद करेगा। ये मत सोचा करो अरे यार वो भी तो कर रहा है, उसका बंद कराओ। अरे क्यों भाई आज एक बात बताओ, आप बीमार होते हो, ठीक है, हॉस्पिटल जाते हो, दूसरे भी बीमार है, डॉक्टर को ये थोड़ी बोलते अरे डॉक्टर साहब पहले उसका इलाज करो, वो भी तो बीमार हो रहा है, पहले उसका करो, मेरा बाद में करना है। ऐसा थोड़ी बोल, अरे डॉक्टर साहब पहले मेरा इलाज करो, पहले मेरा इलाज करो। अरे तो भाई यही बात हमें यहां देखनी, वो कोई कुछ भी करे कोई बात नहीं, पर हमें गंदगी नहीं करनी। हमें हमारी सोच में परिवर्तन लेकर करके आना है। हम ये संकल्प ले ले कि साहब इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक मैं 1 साल में संकल्प करता हूं कि मैं किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं करूंगा। सब मेरे लिए समान है, और मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा सब कुछ जो है वो भारत है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर क्या कहा करते थे, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और अंत में क्या है, भारतीय। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमारा वर्ग क्या है, हम कहां रहते हैं, हमारा रंग क्या है, कौन सा लिंग है, क्या है, इन सब से ऊपर उठ करके हम क्या है, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। और हमें सबको इंडियंस की नजर से देखना, हमें किसी को ये ऐसा है ये वैसा है इस नजर से नहीं, हमें इंडियंस की नजर से देखना, और इंडियंस वाला ही भाव रखना है। किसी जाति विशेष, किसी वर्ग धर्म विशेष, लिंग विशेष ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारा इंडियंस वाला जो भाव है, इंडियंस वाला जो प्रेम है वो होना चाहिए। आप सोचिए कि हाँ मैंने फिर अगला साल जब 15 अगस्त आए फिर सोचना, हाँ यार इस पूरे साल मैंने ना तो सड़क पे गंदगी करी, ना मैंने ये काम करा, मैंने ये बहुत जो अच्छा करा है 1 साल। छोटा छोटा जो योगदान है ना बेटा, वो आगे लेकर के जाता है। आप खुद के स्तर पे छोटा सा एक जो अगर आप ले सकते हैं कि नहीं साहब मैं ये प्रण, ये संकल्प ले लेता हूं, तो मजा आ जाएगा बेटा। हम एक एक छोटे छोटे स्तर पे काम करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली देश आगे बढ़ जाएगा। तो हर बार जब 15 अगस्त आए, हर बार जब 26 जनवरी आए, तो आप सोचो आप क्या कंट्रीब्यूट कंट्री के लिए कर रहे हो। आज आप 12th में आ चुके हो बच्चों, आप देखो कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां बच्चे गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो नहीं कर पाते, आप एक काम करो, 1 घंटा, बस 1 घंटा, छोटे बच्चे, ज्यादा नहीं, कोई फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, थर्ड के बच्चे, उनको 1 घंटा बुला लो, बेटा आ जाओ, चलो बैठा करो, देखो मैं दीदी, मैं भैया आज से आपको पढ़ाया करूंगा। 1 घंटा, 1 घंटा अगर उनको आप दे दोगे तो उनकी नींव जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। ऐसा काम हम कर सकते हैं कि हमें 1 घंटा हमने उन बच्चों को दिया जहां उनके पास संसाधन नहीं थे, पर आज हमारे पास संसाधन है, तो हम संसाधनों का फायदा उठा करके वहां तक पहुंच सकते हैं। जब बच्चों में लर्न एंड शेयर में आया था, तो मेरा ड्रीम है, मैं कहता हूं
कि मैं चाहता हूं कि सोशल साइंस को लेकर करके जो लोग बोरिंगनेस है, जो यूं लगता है कि नहीं साहब नहीं पढ़ना है, इंटरेस्टिंग बननी चाहिए। और वो कैसे बनेगी? मेरे अकेले से पढ़ाने से थोड़ी बनेगी। आज आप मुझसे पढ़ रहे हो और आपसे कोई सोशल साइंस में आपसे लोअर क्लास में है, 5th में 6th में 7th में 8th में, उसको बोलो देख ऐसे समझ, ऐसे समझ, सोशल साइंस बोरिंग नहीं होती है, इंटरेस्टिंग होती है, तो पढ़ तो सही। तो हम कैसे भी चाहे ना हम सुधार ला सकते हैं। धीरे धीरे हमारा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। जब 26 जनवरी आए तो 26 जनवरी को क्या करना चाहिए? 26 जनवरी को हम कोशिश करें कि हम हमारे आस पड़ोस के लोगों को, हम हमारे दोस्तों को, हम उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि देखो भाई, हमें 6 अधिकार हमारे भारत के संविधान ने दिए। आप उनको बताइए कि देखिए हमारी संविधान सभा का गठन इस प्रकार से हुआ था, इस प्रकार से संविधान ने निर्माण करा है, संविधान सभा में इतने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर करे हैं, हमारे संविधान में ये चीजें हैं। आप सभी को पता नहीं होगा, आप बता सकते हैं लोगों को, आप सभी को नहीं पता होगा कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। आप गणतंत्र का मतलब लोगों को बताइए, आप उनको बताइए कि हमारे अधिकार जो हैं वो हमारी ताकत है, हमारी आन बान शान, हमारी जो जान है, हमारे अधिकार है, हमारे भारत का संविधान है। समझे उसको, बहुत खूबसूरत संविधान है, दुनिया के बेहतर संविधानों में से सबसे एक संविधान जो है वो हमारे भारत का। आप लोगों को बताइए। 15 अगस्त पे बताइए कि किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने शहीद हुए हैं, किस प्रकार से खून अपना बलिदान में दिया है, किस लिए? कि सब हम खुली सांस ले सके, हम आजादी से जीवन जी सके, इसीलिए है ना। तो आप उन लोगों को बताएंगे तब पता चलेगा। तो छोटा छोटा योगदान अगर आप दे सकते हैं तो वो दीजिए बेटा। और हर साल थोड़ा सा सोचिए कि मैंने पूरे पिछले 15 अगस्त से इस 15 अगस्त, पिछले 26 जनवरी से इस 26 जनवरी के तक मैंने क्या करा जिससे कि मेरा देश आगे जाए। जो वर्ग पिछड़ चुके हैं, जो लोग पीछे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए मैंने क्या करा हूं, मैं क्या कर सकता हूं मेरे देश के लिए। ऐसा मन में एक भाव होना चाहिए, मन में संकल्प होना चाहिए। बच्चों, राष्ट्र को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो हम सबकी है, वो हम सबकी है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले सरकार की नहीं है। तो आज अभी लेक्चर पढ़िए और फिर मैं आपको एक गजब की कहानी, एक गजब के व्यक्ति के बारे में सुना करके जाऊंगा जो राष्ट्र के प्रति गजब के समर्पित भाव था, और उनकी कहानी सुनकर के मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। वो अपन सुनेंगे, पर पहले यहां पर एक बार आप देख लीजिए। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया संगठन आसियान बनाकर वैकल्पिक पहल करी है। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि साहब जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, बांडुक सम्मेलन हुए, इनसे इतनी एकता कायम नहीं हो पा रही है, इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपन जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो एक अलग से संगठन बनाते हैं, और आसियान के नाम से इन्होंने दूसरा संगठन बनाया है। ये एक मीटिंग नेम की जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी मीटिंग की तस्वीर दिखाई है। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब कब स्थापना हुई है? 1967 में। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। पर देखो, अब यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1992 में हुई है, परंतु वो पहले से बनता हुआ आ रहा है, पहले से वो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्थापना हम 1992 में मानते हैं, पर उसके पहले दूसरे नाम से क्या है, संगठन यूरोपियन यूनियन के रहे हैं। और आसियान जो बन रहा है वो कब बन रहा है? 1967 में, 1967 में बन रहा है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कहां पर हुई है? मास्ट्रिक्ट संधि के तहत, मास्ट्रिक्ट नीदरलैंड में हुई है, और इनकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पर। ठीक है, बैंकॉक कहां पर है? थाईलैंड में बेटा। बैंकॉक कहां पर है? बैंकॉक थाईलैंड में। और बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी, कि जो बैंकॉक की घोषणा, मतलब बैंकॉक में जाकर डिक्लेरेशन कराया, घोषणा करी, एक पत्र बनाया, उस पर सबने हस्ताक्षर करे, और 5 देशों ने मिलकर के आसियान स्थापित करा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो 5 नेता हैं वो साइन कर रहे हैं कि यहां सब आज से आसियान होगा। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। अब देखिए, अब आसियान का उद्देश्य समझिए कि आसियान बनाया क्यों गया था। ऑब्जेक्टिव, आसियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो आसियान का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना। मेन जो कारण है, जो मेन मुख्य मुद्दा है आसियान को स्थापित करने का, वो क्या है कि आर्थिक विकास को तेज करना। हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी गति धीमी हो चुकी है। हमारे यहाँ के सारे संसाधनों को यूरोपियंस ने बर्बाद कर दिया है, हमें गरीबी पे ला करके खड़ा कर दिया है, और हमें पिछड़पन पे ला करके खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मिलकर करके हमें क्या करना? आर्थिक विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और जब आर्थिक विकास हो जाएगा ना, देखो, जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा विकास होने लग जाता है।
ठीक है, पैसा आएगा तो मैं अच्छे कपड़े भी पहनने लग जाऊंगा, पैसा आएगा तो मैं अच्छा खाने भी लग जाऊंगा, पैसा आएगा तो मैं अच्छा मकान भी बनवा लूंगा, पैसा आएगा तो मैं अच्छी गाड़ी भी खरीद लूंगा। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पास पैसा आने के बाद उसका विकास होता है, उसी प्रकार से इन देशों ने कहा कि जब हमारे देश का आर्थिक विकास होगा, मतलब हमारे पास खूब पैसा होगा, तो उससे हम क्या कर पाएंगे, सामाजिक विकास भी कर पाएंगे। ठीक है, समाज का भी विकास कर पाएंगे, पूरी सोसाइटी का विकास होगा, क्योंकि जो देश का पैसा है वो किसका पैसा है, लोगों का पैसा है, तो लोगों में बटेगा तो लोग अपनी अपनी जो आवश्यकता है उनको सुधारेंगे, हर समाज का सामाजिक का विकास होगा। फिर क्या कहा गया है, सांस्कृतिक विकास, जो कल्चर है हमारा यहाँ का, उसका भी हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। सब कुछ क्या है, आर्थिक विकास। देखो अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका के वर्चस्व में क्या है। अमेरिका के वर्चस्व में मैंने आपको बताया है कि जो जींस भी हम लोग पहनते हैं ना, वो वहां का कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर नहीं है जींस पहनना, कल्चर वहां का अमेरिका का। ये अमेरिका का वर्चस्व है कि भाई पूरी दुनिया आज उनकी जींसें पहन रही है। तो ये वर्चस्व कैसे बना, ये जो वहां की कल्चर है, वहां का संस्कृति, उसका विकास यहां तक पहुंच रहा है, किस आधार पर पहुंचा, आर्थिक विकास के कारण, क्योंकि वो इकोनॉमिकली पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने सारी जगह अपना विकास कर दिया। तो इस प्रकार से क्या इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के कारण हम अपना सामाजिक विकास भी कर सकते हैं और सांस्कृतिक विकास भी कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य तो क्या है, आर्थिक विकास को तेज करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। तो पहला तो क्या हो गया, आर्थिक विकास करना, और आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। अब दूसरा क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। तो दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, क्षेत्रीय शांति। क्षेत्रीय शांति का मतलब क्या होता है कि जो ये हमारा वाला क्षेत्र है, जो अभी 5 देश जुड़े हुए हैं, इन 5 देशों वाला जो एरिया है, दक्षिण पूर्व एरिया है, इस एरिया में क्या शांति, हमारे रीजन में शांति होनी चाहिए। हम एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, और स्थायित्व को बढ़ावा देना, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। स्टेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई युद्ध झगड़ा ना होगा, सरकारें गिरेंगी बढ़ेगी नहीं, तो सरकारें बनी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से, एक स्टेबल तरीके से क्या है, देश का जो शासन है वो चलता रहे। क्योंकि युद्ध झगड़ा ये सब कुछ होगा तो उससे क्या होगी, सरकारों को काम करने में समस्या आएगी, वो नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। और क्षेत्रीय शांति बना करके रखनी है, स्थायित्व बना करके रखना है, किस आधार पर, कानून के शासन के आधार पर, रूल ऑफ लॉ लगाना है, रूल ऑफ लॉ। मतलब यहां पे देखो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि क्षेत्रीय शांति, हमें शांति स्थापित करनी है, देश में स्थायित्व बना करके रखना है, पर कानून के राज होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपनी मनमर्जी से राजा का राज चल रहा है, किसी कुछ भी चल रहा है, कानून का राज होना चाहिए। जैसा कानून बनाओ और उस कानून के हिसाब से देश को चलाओ, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जो कायदे हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो कानून है, उनको मान करके हम क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देंगे। मतलब हम 5 देश मिलकर करके क्षेत्रीय शांति स्थापित करेंगे और स्थायित्व को स्थापित करेंगे। और इन सब के लिए आधार क्या होगा, हमारा जो कानून का शासन, मतलब हम जो कानून व्यवस्था बनाएंगे, उन 5 देश उन कानूनों को मानेंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कानून कायदे हैं उनको भी मानेंगे कि भाई विश्व शांति के लिए हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें अगर कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है तो बातचीत से हल करनी है, उसमें झगड़ा नहीं करना है, इस प्रकार की बात। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। तो फिर बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 5 देश भी शामिल हो गए। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तो ये तो तीनों आसपास हैं, म्यांमार, फिर ब्रुनेई, दारुसलाम, ये 5 देश जुड़ गए हैं। तो अब सदस्य संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाए या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। देखिए अपन उस समय जब मैंने आपको इतना बड़ा देश के लिए समझाया था, तो उस समय मैं ये कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन का भी भाग इंडिया नहीं है, आसियान का भाग भी इंडिया नहीं, क्योंकि 10 देशों में इंडिया नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया ऑटोमेटिक, इंडिया खुद पावरफुल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया यू वालों के साथ संबंध नहीं रखता है, उनके साथ भी संबंध रखता है। इंडिया आसियान वालों के साथ भी संबंध रखता है, एशिया वालों के साथ भी संबंध रखता है। और एक अब भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो हम दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वाले इलाके में भारत नहीं आता है, इंडिया नहीं आता, इंडिया आता है दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया के ऊपर हम जो अगला जो चैप्टर है ना, वो दक्षिण एशिया के ऊपर पूरा है, और उसमें हम संगठनों की बात करेंगे। एक संगठन आएगा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अब जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो क्या है, एक संगठन बना लेते हैं फिर, जिसमें भारत आएगा,
ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचेगा कि सर भारत तो किसी संगठन में आ ही नहीं रहा, यू में भी नहीं है, आसियान में भी नहीं है। हमने यू पढ़ा जब ऐसा लगा था कि चलो आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला जब सर पढ़ाएंगे तो एशिया वाले में भारत आएगा, तो भारत इनमें नहीं है, भारत सार्क में है, और सार्क का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और बाकी भारत खुद एक पावरफुल है, और जहां भारत जाके करके खड़ा हो जाता है वहां ऑटोमेटिकली 4 चांद लग जाते हैं उन संगठनों के। पर भारत के संबंध सभी के साथ जो है हर संगठन के साथ है, और हर संगठन में जो देश है उनके देशों के साथ अलग अलग भी है। देखो, अब यूरोपीय संघ की तरह खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्था को अपने हाथों में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। देखो, अब यूरोपीय संघ तो एक बहुत बड़ा संगठन, अधिराष्ट्रीय संगठन, सुपर नेशनल संगठन है, सुपर नेशनल संगठन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हर जगह कहीं दखलंदाजी दे सकता है, ये भी बोल सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। इस प्रकार आसियान ने खुद को ऐसा बनाने का लक्ष्य नहीं रखा। देखो, अगर आप आसियान में और यूरोपियन संघ में अगर थोड़ा सा डिफरेंस करोगे ना, थोड़ा सा अंतर करोगे, तो आपको पता चलेगा यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा एक कम्युनिटी, एक समुदाय बनाने की कोशिश कर रहा है कि साहब करेंसी भी हमारा एक चले, संविधान भी हमारा एक हो, संसद भी हमारी एक हो, सब कुछ एक करने की कोशिश में चल रहा है। और ये जो पूरी जो बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज में कोई डिफरेंस ना हो, मतलब कोई ब्रिटेन की बाउंड्री नहीं, कोई फ्रांस जर्मनी की बाउंड्री नहीं, सारी बाउंड्रीज बिल्कुल हट जाए और पूरा क्या हो जाए, पूरा यूरोप एक हो जाए। फ्रांस का आदमी जर्मनी में बैठ करके कमा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जर्मनी का आदमी वहां पे ब्रिटेन में बैठ करके कमा रहा, कोई दिक्कत हो। इस प्रकार से पूरा वो एक करना चाहते हैं। और कभी कभार क्या होता है, ऐसी चीजों से फिर देश की जो संप्रभुता होती है, जो देश की सोवरेनिटी होती है, वो थोड़ा खतरे में आ जाती है। यूरोपीय संघ वाले में हमने पढ़ा था कि कुछ यूरोप के देश के जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि जो ताकत हमारी सरकारों के पास रहे वो ताकत यूरोपीय संघ के पास जाए। अब यूरोपीय संघ ये भी कह रहा है कि हमारी एक विदेश नीति होनी चाहिए, एक सुरक्षा नीति होनी चाहिए। तो भैया संप्रभुता भी तो होती है कुछ नाम की चीज। संप्रभुता तो ये कहती है कि साहब मेरा देश, हम चाहे जिससे संबंध रखे चाहे जिससे न रखे, कोई हमें नहीं बताएगा। तो फिर जब यूरोपीय संघ ये बात ला रहा है तो वहां पे देशों की संप्रभुता को, सोवरेनिटी को खतरा हो रहा है। पर आसियान ऐसा नहीं कर रहा। आसियान सिर्फ ये कह रहा है कि हम आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, आपके देश के मामलों पर हम नहीं बोलेंगे और हमारे देश के मामलों में आप मत बोलना। ये हमारी संप्रभुता है। आपको जिसके साथ भी संबंध रखना हो रखो, मना नहीं कर रहे, पर अपन 5-10 जितने भी हैं ये मिलजुल करके अपने वाला जो एरिया ना, इस एरिया का क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं, अपन इसका विकास कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 4 भाई और 4 भाइयों ने बोला यार एक बार चारों भाई मिलकर के 4 मंजिल का घर बना लेते हैं, फिर जिसको जहां रहना, ऊपर वाला नीचे वाला कोई ले लेना, और तुम अपने नीचे मस्त में अपना ऊपर मस्त, कोई किसी को कुछ नहीं बोला, पर एक बार मिलकर के तो क्या घर बना लेते हैं। उसी प्रकार से आसियान में देखो, तुम कहीं कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार अपन अपने वाले एरिया को जो है उसको मजबूत बना लेते हैं। तो यहाँ पे इनका, आसियान का बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है अधिराष्ट्रीय संगठन बनने का, और किसी दूसरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है, और इसको आसियान शैली, आसियान वे ही कहा जाने लगा है। देखिए, अनौपचारिक, टकराव सहित, देखिए टकराव रहित, सहित क्या, अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल तरीके से। एक तो फॉर्मल होता है कि हाँ साहब बहुत ऐसे काफी नियम कानून कायदे, ये नहीं, अनौपचारिक तरीके से बिल्कुल दोस्ती की तरह, ठीक है। सारे जो टकराव है, टकराव रहित, कोई भी टकराव नहीं है, 10 देशों में कोई टकराव नहीं, बिल्कुल जो भी बात होती है प्यार प्रेम से करवा कर खत्म कर देते हैं, एक दूसरे में सहयोग करते हैं। ये मेल मिलाप का एक नया उदाहरण आसियान ने दुनिया के सामने रखा है, और खूब यश, खूब नाम, खूब इज्जत और प्रेम इन्होंने कमाया। और इनका जो तरीका है, अब इसको क्या कहा जाने लगा है, आसियान शैली कहा जाने लगा है, आसियान वे है वो कहा जाने लगा है। और देखिए कि कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ के बाद यही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी गजब की तो जीडीपी में योगदान दे रहा है। गजब, देखिए आप सिंगापुर का नाम सुनते ही आपके तो बिल्कुल आंखें खुल जाती होगी, वो कितना डेवलप्ड है यार वो, ठीक है, छोटा सा देश पर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत तरक्की पर है, खूब गजब की जीडीपी है। तो इन देशों का इकोनॉमिकली जो योगदान है वो गजब का, और सहयोगात्मक तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक तस्वीर दिखाई है, आसियान रिपब्लिक ऑफ कोरिया कॉमरेटिव समिट, ठीक है। तो किस किस की मीटिंग है यहाँ पे दिखाइए, आसियान की और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की, ठीक है। कोरिया कौन सा, साउथ कोरिया बेटा, ठीक है, दक्षिण कोरिया वही रिपब्लिक का है, ठीक है। बाकी तो उत्तर कोरिया में तो किम जोंग उन सर है ही। तो आसियान के साथ अब मीटिंग कौन कर रहा है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कर रहा है। मतलब यहाँ पर अलग अलग, अभी एक आपकी किताब में तस्वीर दे रखी है इंडिया की और आसियान की, ठीक है ना। शायद 2015 में मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, 15 में 18 की बात है। तो आसियान
की जो मीटिंग है वो इंडिया के साथ हुई है, मतलब आसियान के देश आए और इंडिया ने उनके साथ मीटिंग करी, व्यापार के नाम पर, टेक्नोलॉजी को लेकर के, इन सब चीज़ों मुद्दों पे। तो मतलब अब क्या होता है, जैसे ये आसियान के 10 देश है ना, तो इन 10 से अलग अलग करो तो आपकी मर्जी है, पर बाकी एक बार क्या पूरे आसियान के साथ में मीटिंग कर लेते हैं, हाँ साहब देखो अब इन सभी देशों के साथ हमेशा संबंध बनाएंगे, तो आप भी प्लीज हमें कोऑपरेट करिएगा, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और आसियान के काम में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो नेशनल के जो अपने मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता है, उसका सम्मान करा गया है। मतलब भाई आपके राष्ट्र के मुद्दे, आपके राष्ट्र की संस्कृति, सब कुछ आपकी अपनी है, हमारी अपनी है, अपन उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको जैसे करना है वैसे जियो, हमें जैसे करना है वैसे जियो, पर बस आर्थिक रूप से हम लोग क्या कर लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया है। देखिए, सब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार और आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य जो देश है वो आसियान का भाग है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से और आर्थिक तरक्की करने वाले जो देश हैं, ऐसे सदस्य किसके हैं, आसियान के हैं। और इन्होंने अब अपने आप को आर्थिक और सामाजिक से बढ़ा करके दायरा बढ़ाने की कोशिश करी है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। अब देखो, अब इन्होंने 2003 में आसियान समुदाय बनाया है, आसियान समुदाय बनाया है। क्या बनाया है, आसियान कम्युनिटी बना ली पूरी, ठीक है, कि अपन एशिया के जो देश हैं दक्षिण पूर्व वाले, उनका पूरा एक समुदाय। और इसमें 3 स्तंभ, 3 पिलर बनाए हैं। पहला पिलर जो बनाया है वो किस बात को लेकर के, आर्थिक समुदाय को, आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसके तहत तो अपन क्या करेंगे कि आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कर रहे थे, अब और भी सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करी गई। उसके बाद दूसरा बोला गया, इससे पहले एक बनाया गया सुरक्षा समुदाय। तो यहां पर हम सभी क्या है, अपनी जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा जो बनाया गया वो सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाया गया, कि साहब हम अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को भी सुधार कर करके और बेहतर बनाने की, सामाजिक स्थितियों को और बेहतर बनाने के काम करेंगे। तो ये वाला जो कदम है वो पूरा कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ जैसा है। ये जो कदम उठाया गया है वो पूरा क्या है, यूरोपीय संघ जैसा है। 2003 में आसियान समुदाय बनाया, और आसियान समुदाय में 3 स्तंभों की बात हुई है। पहला आर्थिक समुदाय, आर्थिक सुरक्षा समुदाय, और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। यहाँ पे जो एक तस्वीर दिखाई गई है वो दिखाई गई है आसियान यूएस मेरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो पानी में जो नेवी के लिए जो एक्सरसाइज है वो आसियान और अमेरिका दोनों ने मिलकर करके एक्सरसाइज करी है, मतलब अमेरिका ने हेल्प करी है। आसियान, अब सबसे पहला जो स्तंभ है वो कौन सा, आसियान सुरक्षा समुदाय। क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय किस बात पर जोर देता है कि अगर सैनिक टकराव कोई भी होता है, मतलब हमारे आपकी सेना के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, तो किसी भी प्रकार की नोकझोंक को, किसी भी क्षेत्रीय विवादों को हमारे सेना के टकराव में नहीं लेकर के जाना है, हमें उसको बातचीत से ही हल कर लेना है। मतलब आपके देश और हमारे देश के बीच में, दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं, इन्होंने कहा कि अगर अपने बीच में किसी भी प्रकार का कोई तनाव होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा होता है, तो वो युद्ध में नहीं बदलना चाहिए, वो बातचीत में रहना चाहिए। सैनिक टकराव तक न ले जाने का मतलब क्या है, 2 सेनाएं नहीं लड़नी चाहिए, सेनाएं लड़ ली तो फिर तो युद्ध हो गया, वो नहीं, अपन बैठ करके आराम से बातचीत कर करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर करी है। अब 2003 तक आसियान के सदस्यों ने अलग अलग समझौते करे हैं, जैसे कि उससे, उन समझौतों से क्या बातें निकल के आई। पहली बात तो हर सदस्य देश ने शांति, कि भाई हम हर सब क्या है, शांति बनाने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय विवाद में नहीं पड़ेंगे, क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से, बातचीत तरीके से ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े के द्वारा नहीं। निष्पक्षता, सहयोग, और निष्पक्ष रूप से हम सहयोग करेंगे, मतलब सब एक दूसरे सच्चे मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ऐसे मन में नहीं सब इस देश को नहीं करना, इसको करेंगे, इसको नहीं, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, बार बार में इंटरफेयर करना। अरे तुम तुम्हारे देश में ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मत करो, अरे देख तुम तुम्हारे देश में ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मत करो, नहीं।
हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। तुम अपने देश में कुछ भी करो, हम अपने देश में कुछ भी करें, कुछ भी चल रहा हो, हम कोई एक दूसरे के कुछ नहीं बोलेगा, पर बस आर्थिक ताकत के रूप में एक दूसरे को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान होगा। और आप जैसे मान लीजिए कोई एक राष्ट्र है और उसका किसी दूसरे राष्ट्र के साथ ठीक संबंध नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपका अंतर है, आप उसको सोल्व करिए। और आपकी जो संप्रभुता है, आपकी जो सोवरेनिटी है कि किसके साथ संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं, देश के अंदर जो मामले चल रहे हैं उनको किस प्रकार से सुलझाना है, किस प्रकार से नहीं सुलझाना, इन संप्रभुताओं का हम सम्मान करते हैं और इन मामलों में हम लोग नहीं बोलेंगे। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी गई थी। तो देखिए, देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में क्या बनाया गया था? आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF, एशियन रीजनल फोरम बनाया गया है। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। देखिए, अब बुनियादी रूप से ये एक आर्थिक संगठन था, ठीक है। इन्होंने जो मुख्यतः रूप से जुड़े थे वो किस लिए जुड़े थे? आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए। तो आर्थिक संगठन था ये, और आगे तक भी आर्थिक संगठन ही बना रहा। देखो, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान इनकी तुलना में बहुत छोटी है। मतलब जितना ये लोग, इनों की जीडीपी है ना, उसकी तुलना में बहुत कम जीडीपी इन लोगों की है, पर जितनी तेजी से ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं ना, उतनी तेजी से कोई भी नहीं कर रहा। मतलब बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं इन देशों के लिए भी एक खतरा बन सकता है कि साहब देखो, हम भी आगे आ रहे हैं, थोड़ा सा डर करके रहना हमसे। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में और इसके बाहर के जो क्षेत्र हैं उनमें तेजी से जो है अच्छा इनका प्रभाव जा रहा है। ये तस्वीर आपके लिए। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। देखिए, अब सुरक्षा समुदाय में देख लिया कि भैया सैनिक टकराव तक नहीं जाना चाहिए, बातचीत से सोल्व करनी है। अब जो आसियान आर्थिक समुदाय बनाया गया है उसका क्या है कि आसियान का देशों का साझा बाजार होना चाहिए। मतलब हमारे देश में कुछ भी उत्पादन करो वो अपन 10 देशों में बिकेगा, ठीक है। आपके देश की कंपनी हमारे देश में आकर के प्लांट लगाए, फैक्ट्री लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साझा बाजार होगा। उत्पादन आधार तैयार करना, उत्पादन आधार तैयार करने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे जमीन, श्रम, अगर आपको हमारे देश में आकर के फैक्ट्री लगानी, आप लगाइए, यहाँ के श्रम को, लेबर का इस्तेमाल करिए, संसाधनों का इस्तेमाल करिए, हम आपके देशों का करेंगे, इस प्रकार से। और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, और हम इस पूरे इलाके के आर्थिक विकास में मदद करेंगे, और आर्थिक विकास से सामाजिक विकास भी होगा ही होगा। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा, और देशों के जो आर्थिक विवाद हैं, ठीक है, देखिए आर्थिक विवाद भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो उन आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए भी उसमें भी क्या है, सुधार करना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया पर भी ध्यान दिया। मतलब क्या कहा है कि भाई ये अपन जो 10 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपन जो 10 देश हैं इनमें क्या है, अगर मान लो कोई एक यहाँ की कंपनी वो यहाँ पैसा लगाना चाहे, यहाँ पैसा लगाना चाहे, लगा सकती है, निवेश कर सकती है, कोई मना नहीं है। यहाँ का मजदूर यहाँ करके काम करना चाहता है, यहाँ करके काम करना चाहता है, यहाँ करके काम करना चाहता है, कर सकता है। यहाँ की सेवाएं, यहाँ के वस्तु यहाँ से यहाँ भी बिक सकते हैं, यहाँ भी बिक सकते हैं, यहाँ भी बिक सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, बिल्कुल फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा कि भैया आप पैसा भी लगा सकते हो, श्रम भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और इसके अलावा जो वस्तु सेवाएं हैं उनको तो बेचना ही बेचना है एक दूसरी जगह से। तो बिल्कुल फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा, सिर्फ आर्थिक रूप से। ऐसा नहीं आप वहां जाकर के बस ही जाओ, ऐसा नहीं, वहां जाकर के श्रम वहां जा सकता है और काम धंधा कर सकता है, पर ऐसा नहीं भाई उठाया बस आज से वहीं रह जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एरिया के रूप में है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है, और ऐसा काम उनके साथ करने के लिए अमेरिका और चीन भी बात कर रहे हैं आसियान से। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या है, क्षेत्र के आधार पे, एरिया के आधार पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट संगठन बन चुका है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुख
भूमिका को प्रमुखता दी गई है। मतलब इनका एक जो विजन दस्तावेज है उसमें यह है कि 2020 तक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या है, आसियान को एक मतलब आप कह सकते हैं मल्टी विजन जो है भूमिका को माना जाए, मतलब कि आसियान को प्रमुखता दी जाए कि अलग अलग मुद्दों पर क्या है आसियान गजब का काम कर रहा है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही ये बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशिया सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित करी है। तो आसियान ने टकराव को बातचीत बढ़ावा देने की नीति दी है, कंबोडिया का जो टकराव है उसको समाप्त करा, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है, ठीक है, और पूर्वी एशिया पर और सहयोग करने के लिए 1999 से लगातार वार्षिक बैठकें होती हैं, हर साल बैठक करती है, ठीक है। तो ये दिखाया गया आपको 18th एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, ठीक है। तो मीटिंग दिखाई गई 13 नवंबर 2018, कहां पर हुई है, सिंगापुर में हुई। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे देश तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। अब देखिए आसियान की जो मौजूदा आर्थिक शक्ति है और खास तौर पर भारत और चीन जैसे इनके साथ और भी संबंध बनाकर करके क्या है आसियान और भी मजबूत होता जा रहा है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश करी है। देखिए शुरुआत के टाइम पर भारत जो है विदेश नीति में आसियान पे ज्यादा फोकस नहीं करा, ठीक है, पर अब के समय में आसियान पे भारत फोकस करा। अब यहां से आप देखो कि भारत और आसियान की बात हो रही है, आसियान एंड इंडिया। भारत ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति अपनाई है। तो भारत ने आसियान के लिए 1991 में कौन सी पॉलिसी अपनाई, लुक ईस्ट की ईस्ट की तरफ देखना है, और एक्ट ईस्ट अपनाया है 2014 में। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। तो भारत ने ये जो नीति अपनाई है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, इनसे क्या हुआ है कि आसियान तो दक्षिण पूर्व एशिया पूरा, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इनके साथ संबंध सुधारने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। तो भारत ने मलेशिया के साथ भी मुक्त व्यापार का समझौता करा, सिंगापुर के साथ भी करा, थाईलैंड के साथ भी करा। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई है। तो मतलब आसियान और भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था, मतलब वहां पे इंडिया भी निवेश कर सकता है, इंडिया भी अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, इंडिया भी वहां पे अपने जो प्रोडक्ट है वो बेच सकता है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में। तो अब आसियान की जो ताकत है वो क्या है, देखिए अपने सदस्य देशों में, अपने जो सदस्य देश है मतलब जो 10 देश है वो, सहभागी देश मतलब जो उनके सपोर्टर्स हैं, बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। तो सहभागी देश मतलब जो आसपास के देश और हो गए, इंडिया हो गए, चाइना हो गया, एशिया के जो देश हैं वो, और बाकी कोई गैर क्षेत्रीय संगठन है मतलब यहाँ का एशिया के अलावा कोई दूसरा संगठन है, उनके साथ निरंतर लगातार संवाद और परामर्श करने से ही ये इनकी मजबूती है। परामर्श करते रहे, जैसे अमेरिका से भी मदद ली है, अमेरिका को भी व्यापार में करते हैं। तो ये जो नीति है यही इनकी ताकत है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशिया के देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है कि साहब देखिए हम भी एक बड़ी ताकत है, और पूरे एशिया में ये ही मात्र एक ऐसा संगठन है जहां पर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये एक तस्वीर आपको दर्शाई गई है अलग अलग आसियान के नेताओं की, और चाइना के साथ इनकी मीटिंग चल रही है उसको। अब बात कर लेते हैं आसियान का झंडा। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दिखाई गई है। तो ये जो आपको दिखाया गया है धान की 10 बालियां हैं। तो ये किसको दर्शाती है, 10 देशों को इंगित करती है, और आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए। तो ये सारे के सारे जो है मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए, और ये जो सर्किल दिखाया गया है ये आसियान की एकता का प्रतीक है, ठीक है, कि आसियान एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। नहीं, ये जो कहानी है ये पूरी कहानी आसियान की थी। अब आपको देखने को मिला एक संगठन यूरोप में बिल्कुल ताकतवर बन चुका है, और एक संगठन जो है आसियान में बड़ा ताकतवर बन चुका है, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में जाते जाते आप लोगों को एक थोड़ी सी देशभक्त वाली है वो कहानी सुना करके जाऊंगा कि हमारा क्यों देश के प्रति क्यों योगदान जरूरी है। और शायद आपने सुनी भी होगी, पहले मुझसे कभी पढ़ा होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मैंने 1-2 बार चर्चा भी करी है।
तो बात ऐसी थी कि मेजर ध्यानचंद जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, और मेजर ध्यानचंद हॉकी खेला करते थे, ठीक है ना, और हॉकी का जादूगर उनको कहा जाता है। तो जब वो एक बार हॉकी खेल रहे थे, जर्मनी में हिटलर था उस समय, तो हिटलर उनका मैच देख रहा था, और मैच देखते देखते हिटलर ने देखा कि भैया वो जादूगर है, तो कभी यूं 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 ऐसे कर करके बिल्कुल दे दगा तक गोल दागते जा रहे थे। अब जब उन्होंने गोल दाग दिए लगातार, तो हिटलर ने उनकी हॉकी तक तुड़वा दी। बोले यार हॉकी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरी हॉकी दो। दूसरी हॉकी दी भी तो भैया तो जादू तो हाथों में था, हॉकी में थोड़ी था, ये ले वापस, तो भैया गजब खेल। तो उन्होंने देखा कि, और फिर उनको बाद में बुलाया मेजर ध्यानचंद को कि हाँ मेजर, बोले क्या करते हो, बोले हॉकी खेलता हूँ और इंडिया में मेजर हूँ। बोले अच्छा। तो हिटलर क्या कहता है मेजर ध्यानचंद जी को कि मेजर, भारत ने क्या दिया तुम्हें, तुम जर्मनी के लिए हॉकी खेलो, मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा, तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा मेजर, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, भारत ने दिया ही क्या है तुम लोगों को। तो फिर अब यहां पे जो मेजर ध्यानचंद जी का जवाब होता है ना, वो सुनिएगा, वो बड़ा गजब जवाब और बड़ा ही लाजवाब चीज उन्होंने दी, और वो बस मेरे दिल को छू लेती है वो बात। फिर उन्होंने हिटलर को कहा कि मिस्टर हिटलर सुनिएगा, आपने जो शब्दों का प्रयोग करा है वो आज तो करा है, आगे मत करिएगा किसी भारतीय के सामने। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे लेकर के जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे देश को आगे लेकर करके जाऊं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे लेकर के जाए। आप ये मत सोचो कि हमारे देश ने हमें क्या दिया है, अरे देश बनता किससे है, लोगों से बनता है, लोगों से बनता है। तो देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे लेकर के जाए और देश को बहुत कुछ दे। तो ये मत सोचो देश क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, हमने देश के लिए क्या करा है, ये हमें सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। और देशभक्ति छोटी से छोटी चीज में झलकती है बेटा। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप अगर कोई जो भी काम आप कर रहे हो, बड़ी ईमानदारी से आप काम करो। आप पढ़ाई करते हो, ईमानदारी से काम करो, पढ़ो, वो भी एक देशभक्ति है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ा हूं, वो भी एक देशभक्ति है। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम को बड़ी ईमानदारी से करे, वो भी देशभक्ति है। क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं उन्हीं कामों के बदौलत, तो क्या है, फिर देश आगे बढ़ेगा। तो अपना ईमानदारी वाला जो स्वभाव है ना, उसको बनाए रखिए, और देशभक्ति हमेशा हमारे दिलों में रहनी चाहिए, और सदैव हमारे मन में मेजर ध्यानचंद जी की बात रहनी चाहिए कि भैया देश ने मुझे क्या, देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे दे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को आगे लेकर करके जाऊं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब देश को आगे लेकर करके जाए। और दूसरी बात हमें याद रखनी है बाबा साहब अम्बेडकर की कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और अंत में क्या हैं, भारतीय हैं, और भारतीय ही बनकर के हमें रहना है, और भारतीय ही बना रहना है। तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, और अब आगे का जो टॉपिक है वो चीन के बारे में पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।